जब एसिड बेसेस एंड सॉल्ट चैप्टर का हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज कभी भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर का स्टार्टिंग होता है इंट्रोडक्शन टू द टाइटल से। क्या जरूरत है एसिड बेसेस सॉल्ट में ईटा पत्थर कुल्हाड़ी नाम रख दिया रहता, ठीक है, या नेचर में मिलने वाले एलिमेंट्स नाम रख दिया रहता, लेकिन हमेशा जो टॉपिक रहता है टॉपिक हमेशा एकदम स्पेसिफिक रहता है, उसमें घुमाने फिराने वाला बात नहीं होता। एसिड बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बात हो रहा है जो एसिडिक इन नेचर है। अरे एसिडिक इन नेचर, एसिड मतलब आप क्या रिलेट कर रहे हैं, लड़का है तो लड़का इन नेचर होगा, लड़की है तो लड़की इन नेचर होगा, ये तो ऑब्वियस चीज है। लेकिन जब हम एसिड बोल रहे हैं और एसिड का नेचर क्या बता रहे हैं, एसिडिक, बेस बोल रहे हैं बेसिक नेचर, सॉल्ट का नेचर सॉल्टी नेचर, सॉल्टी नेचर नहीं, क्यों रिलेट नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम लोग ये जो नेचर जब वर्ड यूज कर रहे हैं तो नेचर का मतलब सिंपली ये डिपिक्ट करता है कि ये H+ आयंस रिलीज करता है, बेसिस OH- आयंस रिलीज करता है, और सॉल्ट कौन है, सॉल्ट वो है जब इसको उठा करके पानी में डालेंगे तो ये H+ और OH- आयंस दोनों रिलीज करता है। ध्यान से समझना, ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस और माइनस दोनों रिलीज करते हैं। एग्जांपल के लिए और देखो, यहां पर NaCl क्या ले लिए, नमक, नमक उठा करके डालें किसमें, पानी में, ठीक है। H2O को ब्रेक करके लिखते हैं, क्या होगा, H और OH, H+ OH-, H2O को जब ब्रेक करेंगे तो H+ और OH- होता है। ये Na का आगे का हिस्सा, ये Na का पिछवाड़ा, ये H आगे, ये उसका पिछवाड़ा, ये आगे वाला इस पीछे वाले के साथ चला गया, क्या बना, NaOH, इसका आगे वाला H+ इसके पीछे वाले के साथ चला गया, क्या बना, HCl। ये क्या है, सॉल्ट, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, बेस, ये क्या है, एसिड। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू एसिड प्लस बेस, घंटा। ये लो एक गिलास दे दिए पानी, ठीक है। अभी हम क्या बताएं, ध्यान से सुनना, अभी हम क्या बताएं, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू एसिड प्लस बेस। ये गिलास पानी, इसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, ठीक है। तो क्या किया, सॉल्ट प्लस वाटर बना दिए, तो सॉल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू एसिड प्लस बेस होना चाहिए। तो इसमें से निकाल के दिखा दो NaOH, नहीं निकलेगा, निकाल के दिखा दो HCl, नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ये हमेशा डिसोशिएटेड फॉर्म में रहता है, यानी अलग अलग घूम रहा, लेकिन दिखता नहीं। ये कैसे दिखेगा, ये Na+Cl- में घूम रहा है, ये H+ OH- में घूम रहा है, क्योंकि अगर फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इसीलिए जब इंप्योरिटी को हम लोग पानी में डाल देते हैं या पानी में नमक डाल देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, और प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें आयंस का प्रेजेंस होना। इसलिए एसिड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। याद रखना, क्वेश्चन आएगा, डू बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और बच्चा लिख देता है नो, क्योंकि बच्चा आज तक क्या पढ़ता है कि एसिड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये याद रखना है, ठीक है। कहीं डाउट होगा पढ़ाने के बीच में तो पूछना है। इसके बाद अब जब भी एसिड बेसिस और सॉल्ट को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम होगा आइडेंटिफिकेशन कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। चलिए फार्मूला के बेसिस पे तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन ये जो फार्मूला है इस फार्मूला के बेसिस पे आइडेंटिफाई करने का भी एक तरीका है। पहला तरीका है दैट इज आर्हेनियस थ्योरी। लिखिए, सबसे पहला मेथड इज आर्हेनियस थ्योरी, ARRHENIUS, आर्हेनियस थ्योरी या आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि एसिड्स जो है ये H+ आयंस और H3O+ आयंस रिलीज करेगा, एंड जो बेसिस है वो OH- आयंस रिलीज करेगा।
लिख लो, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, लाओ अपना पेन दो। अब देखो, लाओ अपना वो दो, सोना की अंगूठी पहना है, सोना नहीं है, हाँ लो पकड़ो। अब ध्यान से समझो, क्योंकि उसके पास सोना नहीं था इसलिए वो सोना नहीं दे पाया, पेन था पेन दे दिया। H+ आयंस कौन रिलीज कर रहा? एसिड। मतलब क्या, रहेगा तो ना देगा, रहेगा ही नहीं तो कहां से देगा? एग्जांपल HNO3 एसिड है या बेस है? इसके पास H है, हाँ, तो ये एसिडिक नेचर है। बेस, ये बेस है, OH दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा। रहेगा तो देगा, है ही नहीं इसके पास, इसलिए ये एसिड है। अब देखो NaOH एसिड है या बेस है? बेस। क्योंकि OH है देने के लिए, तो जिसके पास देने के लिए होगा वही बेसिक होगा, जिसके पास नहीं होगा वो क्या बेसिक होगा? तो एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला तरीका, एसिड्स रिलीज H+ और H3O+ आयंस एंड बेसिस रिलीज OH- आयन। रिलीज का मतलब देना, जिसके पास होगा वो देगा। पहला कॉन्सेप्ट, दिस इज आर्गेनियस कॉन्सेप्ट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? सेकंड कॉन्सेप्ट लिखिए, ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड, BRONSTED, ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी में एसिड और बेस दोनों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा। एसिड के बारे में क्या बताया कि एसिड H+ डोनर है और बेस OH- यानी एक्सेप्टर है। ये प्रोटॉन डोनर हो गया, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। अब जब भी हम माइनस चार्ज ऊपर में शो कर रहे हैं मतलब मेरा एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, जब भी हम प्लस चार्ज शो कर रहे हैं मतलब मेरा डोनेटिंग टेंडेंसी। ये एक्सेप्टिंग टेंडेंसी या जो डोनेटिंग टेंडेंसी है, देखो हमें ये तीन टोटल लॉज है। पहला आर्गेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी और तीसरा लेविस कॉन्सेप्ट। हाँ जल्दी, ठीक है। तो पहले वाले से हमको एक रफ लेआउट समझ में आ गया कि H+ और OH- आयंस की वजह से एसिड बेस हो रहा। दूसरे वाले में क्या बोला कि नहीं, सिर्फ H+ और OH से अंदर फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किस बात से पड़ रहा? प्रोटॉन ले रहा या दे रहा। पहला वाला OH+ और H+, दूसरा वाला प्रोटॉन के ऊपर, ये H+ और ये OH-, प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तीसरा लिविस कॉन्सेप्ट, तीसरा आया लिविस कॉन्सेप्ट। लिविस कॉन्सेप्ट में क्या है, ये बोल रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब तीन लॉज आ गया हमारे पास, ठीक है। कौन सा सही है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वी हैव स्टडीड थ्री लॉज, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, H+ और OH- आयंस। दूसरा ब्रॉन्स्टेड लाउरी। ब्रॉन्स्टेड लाउरी में क्या है, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। उसके बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे कौन एसिड है और कौन बेस। तीसरा आया लिविस कॉन्सेप्ट, जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने का बात हो रहा है। इसके बेसिस पे हम लोग जज करेंगे कि एसिड या बेस है। सही कौन सा? जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग इस चीज को देखे कि सबसे पहले डुवर्नियर आया, फिर उसका गलती सबकी वजह से हटा दिया गया कि बाबू साइड हटो। फिर न्यूलैंड आया, फिर न्यूलैंड वाले को पढ़े, फिर उसकी गलती की वजह से साइड कर दिया गया। फिर मेंडलीव आया, फिर मेंडलीव की गलती की वजह से उसको हटा करके हम लोग मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं करंट डेट में ये सबसे सही पीरियोडिक टेबल, ठीक है।
लेकिन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में जब हम लोग ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसमें कौन सा थ्योरी सही है? तीनों थ्योरी सही है। किसी भी एलिमेंट को या किसी भी मिक्सचर को या किसी भी कंपाउंड को या किसी भी सॉल्यूशन को, वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, हम लोग तीनों यूज करके डिफाइन करते हैं। किसी भी सिंगल मेथड से डिफाइन नहीं करते कि एसिड होगा या बेस होगा, तीनों मेथड यूज होता है। क्या कोई भी मेथड सही है? हाँ सर, कोई भी मेथड सही है, तीनों में से कोई भी मेथड गलत नहीं है। ठीक है, ये तीनों का कॉन्सेप्ट है। बुलेट पॉइंट में इस तरीके से लिख लोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन डोनर, OH माइनस एक्सेप्टर, इस तरीके से फॉर्म में लिख लोगे। एक एग्जांपल लिख करके दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे HCl है, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। HCl में H है देने के लिए, हाँ, जिसके पास रहेगा ही नहीं वो क्या देगा? तो ये H+ क्योंकि रिलीज कर सकता है इसलिए ये एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके पास OH है, OH दे सकता है, जिसके पास रहेगा ही नहीं वो क्या देगा? इसलिए ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। ठीक है, फिर यहां देखिए CH3 COOH, ये क्या है? एसिडिक है या बेसिक है? बेस है? नहीं, एसिडिक है। यही सब ट्रिक क्वेश्चन है। COOH जो है ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसका OH को अलग नहीं कर सकते, ये H अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसिडिक इन नेचर हो गया, ये बेसिक इन नेचर नहीं है। इस तरह का ट्रिक क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। ठीक है, लिखिए इसको। बोलो बालक, लिख रहा है ना? हाँ, कॉमर्स तो इधर नहीं उधर। अमन, क्या तुम लोग बिजनेसमैन लोग इधर बैठा रहे, उधर ले जाओ। हाँ, आदि का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जब भी प्रॉपर्टीज का बात करेंगे तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज का, फिजिकल प्रॉपर्टीज का नहीं आता। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये हो गया, जमाना लग गया उसका। 8-9 में पूछता था कि एसिड इज सावर टू टेस्ट, बेस इज बिटर टू टेस्ट, ये सब गया समय। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम लोग को मेन फोकस करना है। ये जो एसिड बेसिस सॉल्ट का चैप्टर है ना, ये बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ही, ठीक है, और रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को शॉर्ट में लिख लेंगे क्योंकि पता होना चाहिए रिकैपिचुलेट करने के लिए। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड डैश, इस तरीके से बुलेट पॉइंट बना करके लिखोगे जैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे एसिड्स डैश फिजिकल प्रॉपर्टीज डैश सावर इन टेस्ट डैश, ऐसे करके लिखते जाओ लंबा, उतना टाइम नहीं है, स्पीड में एकदम। सावर इन टेस्ट डैश ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड डैश मिथाइल ऑरेंज टू पिंक डैश फेनैप्थलीन टू कलरलेस, फेनैप्थलीन टू कलरलेस। फेनैप्थलीन पता है ना, ये सब इंडिकेटर्स है। ठीक है, इंडिकेटर क्या है? वो जिसको जब हम एसिड में डालेंगे तो उसका कलर अलग हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो उसका कलर अलग हो जाएगा। ठीक है, वो उस लड़की के जैसा होता है जो नया नया शादी होकर के घर में आती है, मायके में अलग ससुराल में अलग। ठीक है, फेनैप्थलीन टू कलरलेस डैश कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी डैश कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी डैश कोरोसिव इन नेचर, एसिड में रखे रखे जंग लग जाएगा, जिस बोतल में रखोगे उस बोतल में वो चिपका हुआ दिखेगा साइड में। कोरोसिव इन नेचर डैश सॉल्युबल इन वाटर,
डैश soluble in water। ये था सारा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसको आप प्रॉपर स्टेटमेंट बना बना करके एग्जाम में लिखिएगा कि इस तरीके का सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है एसिड्स। ठीक है, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। हम सारा प्रॉपर्टीज बता देंगे, डिफरेंस लिखने आएगा अगर एग्जाम में कि डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या एसिड्स एंड बेसिस, तो आपको उस तरीके से उसको डिफरेंशिएट करके लिखना होगा। चलिए, किसी का कोई डाउट है अभी तक? नहीं है? आगे बढ़े। चलिए, पहला केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम बात करेंगे तो दैट इज रिएक्शन विद मेटल। पहला क्या है? रिएक्शन विद मेटल। जब भी किसी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले उसका प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, यानी फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा उसका एक रफ लेआउट लिखेंगे। तो इसका रफ लेआउट लिख रहे हैं यहाँ पे, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बगल में अपवर्ड एरो बना रहे हैं। अपवर्ड एरो ये दिखाने के लिए है कि गैस उड़ गया, ठीक है। डाउनवर्ड एरो दिखाने का मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा, बैठ गया जमीन पे, इसलिए यहां अपवर्ड एरो दिखा रहे हैं। अब यहां पर मेटल, कौन सा मेटल ले लें? जिंक ले लें। चलिए, एग्जांपल के लिए मेटल में ले लिए जिंक प्लस यहां ले लिए H2SO4। अब ध्यान से देखिए, जब भी रिएक्शन कराएंगे, हर रिएक्शन बड़ा सिंपल तरीके से होता है। किसी भी एसिड में, बेस में या कंपाउंड में हमेशा एक आगे का हिस्सा होगा और एक पिछवाड़ा होगा। ये SO4 इसका पिछवाड़ा है, ठीक है, ये उसका फ्रंट एंड हो गया। इसको स्प्लिट करके देखिए दो तरीके से, आगे वाला की जगह इसको डाल दीजिए, क्या बन गया? ZnSO4 प्लस H2 उड़ गया, हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ये ZnSO4 इज सॉल्ट। ठीक है, तो रिएक्शन विद मेटल में क्या बनता है? एसिड अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वैसे केस में सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, याद रखना है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, लिख लिया। दिस इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एज द रिएक्शन स्केलेटन, ढांचा कैसा दिखेगा, और ये रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अब इसमें आता है क्वेश्चन कि हाउ कैन वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस? कैसे डिटेक्ट करेंगे कि जो गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन है? गैस पॉप साउंड। कैसे पॉप साउंड होता है? ध्यान देना, हाँ, हीट इज एवॉल्व्ड इन मल्टीपल रिएक्शंस। अगर टेस्ट ट्यूब गर्म हो रहा है तो हीट इज एवॉल्व्ड, ठीक है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है ये नहीं पता चलेगा। जब भी क्वेश्चन आएगा, राइट एन एक्सपेरिमेंट, ध्यान से समझना क्वेश्चन का लैंग्वेज, राइट एन एक्सपेरिमेंट टू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द एक्सपेरिमेंट। तो आपको क्या लिखने बोला? एक्सपेरिमेंट। और आप क्या लिख के आते हैं? एक पैराग्राफ आंसर। आपको जब एक्सपेरिमेंट लिखने बोलेगा तो आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे लैब मैनुअल में लिखते हैं। ये टॉपर्स टिप्स है, नहीं तो क्या होगा, 5 मार्क्स में 4 दे देगा, 5 में 5 नहीं देगा, 3.5 दे देगा, 3 दे देगा। और आप जब आपको पूछिएगा ना कि अरे पूरा सही लिखा है पर मार्क्स क्यों काट लिए, इसीलिए काट लिए क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट लिखने बोला था। लैब मैनुअल में आप एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, पहले आपको लिखना होगा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या, टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द रिएक्शन। दूसरा मटेरियल्स रिक्वायर्ड आपको लिखना पड़ेगा, तीसरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, और चौथा ऑब्जर्वेशन लिखिएगा। तो आप जिंक ग्रैन्यूल्स को एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा, डाइल्यूट H2SO4 उसमें डालिएगा और जिंक ग्रैन्यूल्स को डालने के बाद ऊपर से क्लोज कर दीजिएगा। और कैसे हिलाइएगा? ऐसे करके नहीं, ऐसे करके स्टीर कीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके कीजिएगा तो डाइल्यूट H2SO4 हाथ में लगेगा। सो स्टर इट जेंटली लिखा रहता है, ठीक है। सो स्टर इट जेंटली, स्टरिंग के बाद यू विल ऑब्जर्व एफरवेसेंस। क्या ऑब्जर्वेशन है? इस वर्ड को याद रखना, एफरवेसेंस, ठीक है, मतलब क्या? पानी में से बुलबुला निकलते हुए दिखेगा। ये जो बुलबुला है ये ऊपर जा करके गैस बन जाएगा, और आप ऊपर जब क्लोज किए हुए हैं उसको तो आपको वहां पर प्रेशर फील होगा कि नहीं गैस बना हुआ है। जब आप ये फील करेंगे कि हाँ वहां पर गैस बना हुआ है,
तो आपको एक माचिस या लाइटर, गैस लाइटर नहीं, हाँ वो सिगरेट जलाने वाला लाइटर, वो जलाकर कैसे सामने लाइए, इसको खोलिए, टुप करके आवाज करेगा और वो अंदर में हल्का सा हमको स्पार्क ऑफ लाइट दिखेगा और एक बार में एक चिंगारी जलेगा और खत्म हो जाएगा। ये जो पॉप साउंड क्रिएट होता है, ठीक है, इसी पॉप साउंड को यूज किया जाता है फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि हाइड्रोजन गैस इज हाईली कंबस्टिबल और वो एक बार में जल के खत्म हो गया। ठीक है, ये चीज एक्सपेरिमेंट करते समय ये भी ध्यान रखना, ये नहीं कि पूरा ऊपर तक सल्फ्यूरिक एसिड भर दे, अरे इतना बड़ा टेस्ट ट्यूब है तो यहीं तक भरना चाहिए, काफी है। आपको कौन सा हाइड्रोजन गैस का फैक्ट्री लगाने के पूरे ऊपर तक भर लीजिए, ठीक है, तो सिर्फ आधा या आधा से कम भी भरोगे तो आपका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद सेकंड लिखिएगा, रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड्स या रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, ये एफर्वेसेंस लिख लेना, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बगल में एरो दे करके इसका मीनिंग लिखो, बुलबुला निकलना, इसका हिंदी में लिखो बुलबुला निकलना। क्या साहिल बड़ा खुश है, क्या बुलबुल लाना है? तो बुलबुला नाम पे बड़ा खुश हुआ। अच्छा ठीक, सीक्रेट सुपरस्टार। चलो, तो एफर्वेसेंस लिख लिए, फिर था रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एसिड में ले रहे हैं H2SO4 विल गिव, अगेन रुकेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये आगे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा, साहिल ये आगे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा। चलिए, इसका आगे वाला को इसके पीछे वाले के साथ भेज दीजिए, MgSO4। चलिए, और ये इसका पीछे वाला इसके आगे वाले के साथ प्लस H2O, क्या बन गया? सॉल्ट और ये वाटर। लिख लीजिए रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिएक्शन विथ क्लोराइड्स। रिएक्शन विथ क्लोराइड्स, क्लोराइड्स के साथ किस तरीके का रिएक्शन होता है? इसके रिएक्शन में कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। क्लोराइड और नाइट्राइड के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन होगा। तो ब्रैकेट में लिखिए, ऑलवेज रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ऑलवेज रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। रिएक्शन मल्टीपल तरीके से हो सकता है, लेकिन आपके बुक और सिलेबस के हिसाब से सिर्फ H2SO4 के साथ रिएक्ट करा के दिखाया गया है, ठीक है। तो हमारा भी रिएक्शन सिर्फ H2SO4 के साथ होगा। हम यहां लिख ले रहे हैं NaCl प्लस H2SO4। अगेन इसको हम स्प्लिट करेंगे, ये आगे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा, ये आगे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, ये बनेगा NaHSO4 प्लस 2HCl। इसके बाद रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे हम, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद यहां पर अपवर्ड एरो है, ध्यान दीजिएगा। अपवर्ड एरो मतलब ये जो HCl गैस है ये गैसियस फॉर्म में बन रहा, HCl लिक्विड फॉर्म में नहीं बन रहा। NaHSO4 क्या है? जब भी किसी केमिकल कंपाउंड के बीच में H रहेगा तो वर्ड लगता है बाय। क्या वर्ड लगेगा? बाय। यही अगर NaHCO3 रहता तो ये सोडियम बाय कार्बोनेट हो जाता,
ठीक है, या फिर इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। वैसे ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड, ये इसके लिए नाम हो जाएगा। ठीक है, सल्फाइड ITE लिख लोगे, ITE। इसी तरीके से रिएक्शन विद नाइट्राइड्स, रिएक्शन विद नाइट्रेट्स, इसका एक एग्जांपल लिख के दिखा दे रहे हैं। अगेन सिलेबस के हिसाब से सिर्फ H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है। बहुत थोड़ा सा है पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर सिंपल स्ट्रक्चर याद रहेगा तो सारा बन जाएगा। रिएक्शन विद नाइट्रेट्स, नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं। हाँ, कभी भी अगर रिएक्शन में ना इस तरीके का एरो के ऊपर कुछ या नीचे कुछ लिखा रहेगा, मतलब वो नेसेसरी टेम्परेचर है, प्रेशर है, या किसी कैटलिस्ट का जरूरत है उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो K2SO4 बनता है प्लस नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड। नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने में नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिएक्शन का, और इसमें और कुछ नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में, तो लिख देना एसिड्स रिएक्ट विद नाइट्रेट्स टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, उसका लास्ट कंपाउंड बनता है, और ये रिएक्शन लिख दीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी लिखिए इसको। डन डन ना। अब आते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। हम लोग पढ़ लिए एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज में हमेशा पहला चीज क्या पढ़ना है, रिएक्शन विद मेटल्स, फिर उसी का ऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद उसका क्लोराइड, उसके बाद उसका नाइट्रेट, ठीक है। चार ही चीज है पढ़ने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में, ठीक है। लेकिन यही जब बेस में आएंगे तो बेस में पंगा है। बेस में पंगा क्या है कि कुछ बेसेस सॉल्युबल इन वाटर होता है और कुछ बेसेस इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। इसलिए बेसेस में जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, सॉल्युबल बेसिस के लिए अलग है और इनसॉल्युबल बेसिस के लिए अलग है। इनसॉल्युबल बेसिस कौन सा है, वो जो रिएक्ट करने के बाद नीचे जाकर सेटल कर जाएगा, ठीक है, वो इनसॉल्युबल बेसिस है। और जो बेस मिल गया, घुल गया प्रॉपर्ली, दोस आर कॉल्ड एज अल्कली। बेसिस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज अल्कली। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देता है कि व्हाट आर अल्कली। अब बेटा एसिड बेस तो पढ़े, अल्कली तो पढ़े नहीं, ठीक है। हम मिस्टेक किए थे ना, मेरे को पूछ दिया था एग्जाम में व्हाट आर अल्कली, उनको नहीं पता था, ठीक है। तो तुमको बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा प्यार से क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर अल्कली क्वेश्चन मार्क, और तुम बोलोगे तो सिलेबस से बाहर है, बस गया। इसलिए वो याद रखना है, अल्कली क्या है, बेसिस सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली, ठीक है। चलिए तो आते हैं पहले एसिड्स के यूजेस पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एसिड का यूज क्या क्या है। पहला विनेगर, ब्रैकेट में लिखिएगा एसिटिक एसिड, विनेगर ब्रैकेट में लिखिएगा एसिटिक एसिड। सारा कॉमन नेम और केमिकल नेम याद रखना है। विनेगर ब्रैकेट में एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। अचार में जितना चटपटा चीज है, ठीक है, आप गए वहां पे आपको प्याज दिया विनेगर में डुबा करके, है ना, विनेगर में डिप करके प्याज दिया, कहें ऐसे ही टेस्टी लगता है? नहीं, प्रिजर्व्ड रहता है। प्याज को काट दिया और छोड़ दिया तो प्याज कैसा हो जाएगा, जैसा तुम्हारे बारेडी वाला चाउमीन दुकान में हो जाता है, झूला झूला लटका हुआ प्याज हो जाता है, ठीक है। तो देखना ऐसे उठा करके ऐसे करके डालता है, ठीक है। यहाँ पर लोग ऐसे नहीं करता,
यहाँ पे लोग प्रॉपर 1/4 शेप में काट करके रखता है और विनेगर में डुबा के रखता है, ठीक है, और वो हमेशा देखना ठंडा करके रखेगा उसको ताकि प्रॉपर वो मुस्टंडा जैसा बना रहे। तो छोड़ दो ऐसे बाहर, उसके बाद देखो तुरंत ऐसे हो जाएगा, सॉगी झोला जैसा लटक जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं HCl, हेल्प्स इन डाइजेशन। एसिड का दूसरा यूज स्टमक में, अलग से HCl नहीं पी लेना, मर जाएगा, स्वाहा, ठीक है। HCl हेल्प्स इन डाइजेशन इनसाइड द स्टमक, वो हमारा बॉडी अपने से क्रिएट करता है जितना जरूरत है, ठीक है। डॉक्टर कब सिरप दे सकता है, डॉक्टर एंटी एसिड दे सकता है, टिप्पी में करके HCl थोड़ा सा पी लो, खाना पच जाएगा, ऐसा कभी नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ चलिए थर्ड चीज क्या लिख रही, क्या है टिप्पी में करके, नहीं ये नहीं लिखने का। चलिए उसके बाद लिखिए कि यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। एसिड का नाम, कौन सा एसिड यूज होता है, कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड नहीं यूज होता, वो बन जाता है कार्बनिक एसिड, ठीक है। ये क्या करता है ना, जितना ये सोडा दुकान वगैरह है, आरकेएमएस के बाहर में लगाता है ना सोडा दुकान, फिर यहाँ साक्षी में लगाता है, इतना बड़ा एक तो मशीन रखता है, उसके अंदर 2 कांच का बोतल डालता है, वो कांच का बोतल के अंदर क्या रहता है, पानी, पानी, चीनी पानी, और कुछ नहीं रहता, चीनी पानी, ठीक है। वो चीनी पानी का बोतल ऐसे करके डाल दिया, नीचे से देखना एक सिलेंडर खोलता है, उस सिलेंडर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वो कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें से करके जो घुमा रहा डिसॉल्व कर रहा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डिसॉल्व हो गया, अब वो सोडा बन गया। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया, क्या बन गया, सोडा। अब एक ग्लास में निकाला दिया, नींबू डाला, थोड़ा सा कोका कोला मिलाया टेस्ट के लिए, और आपको ऐसे नमक लिया, बोला तुरंत लीजिएगा, हाँ सर ठीक है, ऐसे करके नमक डाला, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना शुरू हो गया। तुम क्या पिए, नींबू पानी, कट गया बेटा, ठीक है। वो तो कार्बन डाइऑक्साइड डाला, निकाल लिया, तुमको खाली मिला नींबू पानी, नमक पानी, चीनी पानी, ठीक है। वो कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं था, सोडा नहीं था, ठीक है। हम लोग उसका नाम सोडा बना दिए, सोडा कुछ नहीं होता दुनिया में, ठीक है। सब चीज झाग है, हवा है, ठीक है। चलिए तो कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बनिक एसिड यूज होता है। नेक्स्ट चीज, बोरिक एसिड इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। बोरिक एसिड, BORIC, बोरिक एसिड इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। इसके बाद लिखिए ऑरेंजेस एंड आंवला, ऑरेंजेस एंड आंवला, खट्टा चीज, वैसा जिसमें दांत कटकटा देने का हिम्मत हो, वैसा खट्टा चीज, ऑरेंजेस एंड आंवला, चाहे कस्सा लगने की वजह से ही दांत किटकिटाए, वैसा चीज स्कर्वी का ट्रीटमेंट में काम आता है। अब ये स्कर्वी क्या है, स्कर्वी मतलब गुटका दांत। किसी किसी का दांत देखोगे छोटा छोटा है, दांत के बीच में गैप है, गुटखा खाता नहीं है लेकिन फिर भी उसका दांत देख के लग रहा है जैसे गुटखा खाया हुआ है। दैट इज कॉल्ड एज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर, स्कर्वी, ठीक है, गुटखा दांत। तो लिख लीजिए ऑरेंजेस एंड आंवला कंटेन एब्सॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, ASCORBIC contains ascorbic acid which prevents scurvy, SCURVY, which prevents scurvy. हो गया? चलिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी इंडस्ट्रियल यूजेस का अगर हम लोग बात करेंगे, हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा ना 10th स्टैंडर्ड तक में, तो ध्यान देना कि सारा क्वेश्चन लैबोरेटरी प्रिपरेशन का दिया रहेगा कि आप किसी भी एसिड को या किसी भी प्रोडक्ट को लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप 11th-12th पढ़ोगे ना, तो 11th-12th में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आता है कि अब आप उसको बताइए कि लार्ज स्केल में कंपनी में प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर कीजिएगा। तो 11th-12th में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, 10th इज बेसिकली लैबोरेटरी प्रिपरेशन। लैब में प्रिपेयर करने में एसिड्स का क्या यूज है, तो सबसे पहले एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ केमिकल्स। लिखिए सल्फ्यूरिक एसिड डैश किंग ऑफ केमिकल्स। sulfuric acid dash king of chemicals dash used to make fertilizers,
dash explosives dash synthetic fibers dash dyes dyes repeat करने used to make fertilizers explosives synthetic fibers dyes etc डाइज एटसेट्रा गाड़ी का बैटरी में भी यूज होता है, ठीक है, जितना भी बैटरी आ रहा ना गाड़ी के बैटरी में भी यूज होता है। सेकंड लिखिएगा नाइट्रिक एसिड, अगेन यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव्स, डाइज एटसेट्रा, यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, explosives, dyes, etc. नेक्स्ट लिखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ मेटल्स। जब लोहा के ऊपर जंग लग जाए, कपड़ा पे डस्ट लग जाता है तो इतना जिद्दी होता है, ठीक है, लोहा के ऊपर जंग लग जाए तो वो तो और जिद्दी होगा, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए, उतना जिद्दी दाग को हटाने के लिए, रस्ट को हटाने के लिए एसिड का यूज होता है। Used for removal of rust from metallic surfaces, ठीक है, dash used in textile, food and dye industry, used in textile, food and dye industry, used in textile, food and dye industry। dye DYE है, हाँ DYE और DIE में अंतर है, ठीक है, जब DIE का बात कर रहे हैं तो डाई मतलब होता है एक तो मर जाना और एक होता है कास्टिंग, किसी चीज का स्ट्रक्चर जब बनाते हैं ना तो उसमें डाई यूज होता है। चलिए, तो एसिड्स हमारा खत्म हो गया, एसिड्स के बारे में हम लोग लगभग सारा चीज जान लिए, एसिड का रिएक्शन, एसिड का यूज, सारा रिएक्शन का स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड कंप्लीट है। अब आते हैं बेसिस पे। बेस के बारे में सबसे पहला चीज क्या है, बेस का टेस्ट कैसा है, बिटर इन टेस्ट, ठीक है, दिस इज द बिटर इन टेस्ट। कुछ कॉमन बेस, देखो एसिड ना हम लोग इतना पढ़ते हैं कि एसिड का नाम क्लियरली याद हो जाता है, बेस और बेस का फॉर्मूला हम लोग को याद नहीं होता, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, 10 के बच्चों के साथ, क्योंकि बेसिस से हम लोग उतना फेमिलियर नहीं है जितना ज्यादा एसिड से फेमिलियर है, ठीक है, इसलिए पहले आज बेसिस से फेमिलियर होंगे और बेसिस का फॉर्मूला लिखेंगे। पहला बेस लिखिए कॉस्टिक सोडा, पहला बेस का नाम है कॉस्टिक सोडा स्लैश सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा का ही नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम, कॉस्टिक सोडा हो गया कॉमन नेम, डैश देके फार्मूला का नाम लिखिए NaOH, NaOH, ठीक है, कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। नेक्स्ट लाइन में लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH whole twice, calcium hydroxide CaOH whole twice, this is calcium hydroxide। next is caustic potash, caustic potash slash potassium hydroxide, potassium hydroxide, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखिए KOH, कैपिटल KOH। नेक्स्ट लिखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्लैश मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, केमिकल नेम इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला लिखिए MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। अब जितना भी फॉर्मूलाज लिखे हैं सारे फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, सारे फॉर्मूला में क्या प्रेजेंट है, OH रहेगा तब तो देगा, तो OH के पास रिलीज करने के लिए OH है, इसलिए ये बेसिक इन नेचर है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में यही बताया कि जिसके पास OH रहेगा वो बेसिक होगा, ठीक है, तो सारा जितना नाम लिखे हैं सबके पास OH अवेलेबल है, इसलिए सारा बेसिक इन नेचर है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे आएंगे।
पहला प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं कि जो भी बेस पानी में डिसॉल्व होगा वो एल्कली है, क्योंकि देयर आर बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड देयर आर आल्सो बेसिस व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये डिफरेंशिएटर एक रहता है। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। पहला प्रॉपर्टी लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिस डैश फिजिकल प्रॉपर्टी डैश, बेसिस डैश फिजिकल प्रॉपर्टी डैश, बिटर इन टेस्ट डैश, बिटर इन टेस्ट डैश, सोपी टू टच, स्लिपरी साबुन जैसा है, सोपी टू टच डैश, turns red litmus blue, turns red litmus to blue dash, methyl orange to yellow, methyl orange to yellow, phenolphthalein to pink, phenolphthalein to pink dash, conduct electricity। बेसिस के बारे में पता चला, बेसिस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डैश, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये हर जगह लिखा रहेगा ना, ध्यान से देखना, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का बात रहेगा, चाहे एसिड का या बेस का, वहां लिखे रहता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन अ सॉल्वेंट या सॉल्यूट, जब मिला रहेगा, ठीक है, जब लिक्विड स्टेट में रहेगा तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर सकता है? सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं होता। फ्री आयंस एकदम जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। फ्री आयंस रहेगा ही नहीं तो लेके जाएगा कौन? ठीक है, इसलिए फ्री आयंस का होना बहुत जरूरी है। सॉलिड स्टेट में आपका एसिड रहे या बेस रहे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, फ्री आयंस का रहना जरूरी है। चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ कंप्लीट हो गया हमारा। अब आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। पहला केमिकल प्रॉपर्टी लिखिएगा, पहला केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, स्ट्रॉन्ग एल्कली प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, स्ट्रॉन्ग एल्कली प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gives carbonate plus water, strong alkali plus कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिख दे रहे हैं, gives carbonate plus water। रिएक्शन एक लिख रहे हैं, 2NaOH plus CO2 gives Na2CO3 plus H2O। ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन को, लिख लीजिए पहले। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एल्कली। स्ट्रॉन्ग एल्कली इसलिए है क्योंकि जब उसको पानी में डालते हैं तो उसका पूरा OH डिसोशिएट कर जाता है पानी। ठीक है, जब पूरा OH डिसोशिएट कर जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग एल्कली बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। स्ट्रॉन्ग एल्कली प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिल रहा है? जो मेटल है उसका कार्बोनेट बना रहा है। दिस इज मेटालिक कार्बोनेट बेसिकली। ठीक है, तो उसका कार्बोनेट बनाया प्लस वाटर इज रिलीज्ड। ये रिएक्शन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये स्केलेटन हो गया, लिख लीजिएगा इसको। रिएक्शन फॉर्मूला, ये रिएक्शन स्केलेटन। What happens when a strong alkali reacts with carbon dioxide? तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल है। इसी तरीके से आप इसका रिएक्शन KOH के साथ कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटैश KOH। ठीक है, उसके साथ भी आप इसका रिएक्शन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इसका पॉइंट लिख लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, neutralizes acids to form salt and water। यानी जब भी आप किसी बेस को एसिड के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन सबको पता है, इसका एग्जांपल लिखना भी नहीं है। NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन हो गया।
क्लियर है? चलिए इसका भी रिएक्शन लिख लीजिए। थोड़ा सा भारी भरकम रिएक्शन दे रहे हैं यहाँ पे। FeOH whole twice plus 2HCl gives FeCl2 plus H2O। लिख लीजिए, थोड़ा भारी भरकम रिएक्शन। डन? ये तो उस केस का बात था जहां पर बेसिस सॉल्युबल थे। क्या है अगर बेसिस सॉल्युबल ना है तो क्या करेंगे? चलिए, दे प्रेसिपिटेट एज इनसॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड। लिखिएगा, दे प्रेसिपिटेट एज इनसॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड। ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी, ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, ये उसका रिएक्शन लिखिए। अब रिएक्शन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। मेटालिक सॉल्ट, जिंक एक मेटल है, सल्फेट के साथ मिलकर के जिंक सल्फेट सॉल्ट बना दिया। एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली है NaOH, ठीक है, 2NaOH, दोनों रिएक्ट किया। ये इसका फ्रंट पोजीशन हो गया, ये बैक पोजीशन, ये फ्रंट पोजीशन, ये बैक पोजीशन। ZnOH दिख रहा, NaSO4 दिख रहा। मैक्सिमम रिएक्शंस में, मैक्सिमम रिएक्शन में आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरीके से, दोनों अपना बैकएंड चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन का आउटपुट हो गया, मेटालिक सॉल्ट प्लस अल्कली गिव्स सॉल्ट प्लस इनसॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड। लिख लीजिए इसको। Next point, that is insoluble bases. Insoluble bases decompose on heating. Decompose on heating to give metal oxide. To give metal oxide plus water, to give metal oxide plus water। इस रिएक्शन में ZnOH होल्ड ट्वाइस, यानी जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो एक तरह का इनसॉल्युबल बेस है, ठीक है। ZnOH होल्ड ट्वाइस एक तरह का इनसॉल्युबल बेस है। ये जो इनसॉल्युबल बेस है, जब इस इनसॉल्युबल बेस को हम हीट करने लगते हैं, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज डेल्टा, ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है। बहुत बार इसके नीचे में इस तरीके से टेम्परेचर भी लिखा दिखेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर नहीं लिखा दिखा है मतलब सिर्फ आपको हीट बता दिया है, इतना जानना जरूरी है। अगर टेम्परेचर दिया रहेगा तो आपको याद करना पड़ेगा कि कितना टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद ये लिखना है आपको, ये हो जाएगा आपका मेटल ऑक्साइड प्लस ये हो जाएगा वाटर रिलीज। सो इनसॉल्युबल बेस ऑन हीटिंग रिलीजेस मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, लिख लीजिए।
क्लियर है बेस? अब आएंगे बेस का यूज देखने को। तो बेस का पहला यूज क्या है? यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। लिख लीजिए कौन सा बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू मेक सोप डैश। पहला यूज एकदम बुलेट पॉइंट में लिखिए जितना छोटा में हो सके। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड टू मेक सोप। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड टू मेक salt, soap and battery. Potassium hydroxide used to make salt, soap and battery. Next, slaked lime, SLAKED, slaked lime. ठीक है? Dash used to manufacture bleaching powder and softening of hard water. Softening of hard water पता है? पढ़े थे 9th स्टैंडर्ड में? हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर नहीं पढ़े थे? पढ़ा था सम्मान? हार्ड वाटर क्या है? वैसा वाटर जो सोप के साथ मिलकर के स्कम नहीं फॉर्म करता, लादर नहीं फॉर्म करता, झाग। ठीक है? एक तो साबुन ले लिया है, गांव में नहा रहे हैं चापाकल का पानी के साथ, तो पूरा रगड़े हुए साबुन, बोल रहे हैं कि झाग नहीं हो रहा है। ठीक है, उधर से उठ कर क्या है, उसको अदा करके बोल रहे हैं ये डब जो है ना ये ढंग से काम नहीं कर रहा है। शहर में ठीक काम कर रहा था, डब का पावर फेल हो गया है। कौन कौन सा साबुन से, कौन सा साबुन से नहाता है? वाइल्ड स्टोन इस तेरी जंगली। तुम्हारा लाइफ बॉय। देखो लाइफ बॉय, लाइफ बॉय पढ़ा है कभी ध्यान से? लाइफ बॉय के ऊपर लाइफ बॉय इज टॉयलेट सोप, हगने के बाद हाथ धोने का काम आता है। सर मुर्गा, हाँ वो जो आता है ना मुर्गा, वो भी मुर्गा। अरे कौन सा साबुन हरा कलर का रहता है? नहीं मार्गो। अरे मुर्गा अरे देखो मुर्गा मार्गो, उसके पीछे भी लिखा है क्या टॉयलेट सोप। चेक किया था? उसके बाद से छोड़ दी। सबसे मस्त तो डव। गूगल से पूछे कि डव इज अ टॉयलेट सोप और अ बाथ सोप, तो जवाब दिया कि डव इज नीदर अ टॉयलेट सोप नॉर अ बाथ सोप, डव इज अ ब्यूटी बार। गूगल योर आंसर इज टू गर्लिश। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, आप लक्ष्य से नहा रहे हैं, पूरा साबुन शरीर पे रगड़ रगड़ के, हा? वैसा साबुन जिसमें परफ्यूम का इंटेंसिटी ज्यादा होता है। ठीक है, और उसका क्लींजिंग एक्टिविटी कम होता है। ठीक है, वो हगने के बाद हाथ धोने के काम में आता है। ठीक है, लिखा रहता है लक्स के पीछे, संतूर का पता नहीं। ठीक है, जो साबुन जो ये सब साबुन वही है। ठीक है, लाइफ बॉय का तो ऐसा एडवर्टीजमेंट किया 99% कीटाणु मारे। हाँ यही रहता है 99%, यहाँ तो 20-30% में ही काम हो जाता है। ठीक है, तुम देखना कभी भी लाइफ बॉय का नहाते हुए एडवर्टीजमेंट आया है क्या? हमको नहीं लगा, हमको लगा हमेशा हाथ धोते हुए ही आया है। ठीक है, वो तो पब्लिक इतना बड़ा दिलदार है जो लेके पूरा। चलिए, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट, सोप एंड बैटरीज। ठीक है, स्लेक्ट लाइम यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैन बी यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या है? एंटासिड क्या है? रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हाँ कुछ हद तक बोल सकते हैं। एंटासिड के बारे में लिखिए, एंटासिड डैश, या एंटासिड जहां लिखे उसके बगल में ब्रैकेट में लिखिए यूज्ड टू रिलीव इंडाइजेशन एंड हार्ट बर्न। इसके लिए वर्ड यूज होता है। ठीक है, HEARTBURN। ठीक है, हार्ट बर्न बोलते हैं ना, छाती जल रहा है। ठीक है, वो गला जल रहा, छाती जल रहा, उसके काम आता है। ठीक है, इंडाइजेशन। डाइजीन वही है। ठीक है, ये सब इंडाइजेशन का दवाई है। हार्ट बर्न। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लिखिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड is used as a foaming agent in fire extinguisher।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है, गैस वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है। फिर आता है पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है। अलग अलग तरह का पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अब तुम गलत जगह मार दिए ना तो आग फिर गया, कहीं तेल से आग लगा है और तुम वहां मार दोगे कौन सा फोम वाला, अरे वो भी देख करके मारना पड़ता है, ठीक है। मतलब ऐसा मार दिए कि वहां तैरने लगा, ठीक है, तो तेल का आ गया ना तो ऊपर तैरने लगेगा, आपका घर से घुस जाएगा बगल वाला का घर में, ठीक है। तो पाउडर वगैरह यूज होता है वो सब जगह पे, ठीक है। तो सब तरह के लिए उसमें भी अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर में ग्रेड आता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, अलग अलग तरह का ग्रेड आता है, ठीक है। तो ये हार्टबर्न के लिए एंटासिड यूज होता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। इतना सारा यूजेस है बेसेस का, ठीक है। फिर आते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लिखो नहीं, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड टू मेक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। रिफ्रैक्टरी ब्रिक क्या होता है, ये आज का बच्चा लोग नहीं देखा। पक्का ईंटा, वो जो लाल ईंटा आता है ना, वो लाल ईंटा पक्का ईंटा नहीं होता, ठीक है। पक्का ईंटा का मतलब क्या, पक्का ईंटा तो दिखता ही है, तुम लोग देखा भी नहीं होगा शायद पक्का ईंटा, ठीक है। वो एकदम जैसे वो गिट्टी होता है ना, वैसा गिट्टी जैसा खड़ा हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा ईंटा रहता है। पहले का टिस्को का क्वार्टर वगैरह टूटेगा कभी तो वो पक्का ईंटा दिखता है, वो सब पक्का ईंटा अगर मार दो किसी को तो स्वाहा है, ठीक है। आदमी पक्का है, हाँ पक्का है, मतलब गारंटी है, वैसा इतना भारी रहता है, ठीक है। ये कच्चा वाला ईंटा तो आप लेके ऐसे करके मारते हैं तो टूट जाता है, पक्का ईंटा सब तो मारिएगा तो ऐसे टूटेगा भी नहीं, ठीक है। हाईली ब्रिटल, ठीक है, और एकदम स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज्यादा उससे मारने पे चोट लगेगा। मार के देखिए, एकदम गारंटी है, ठीक है, पक्का है। चलिए फिर आते हैं एसिड और बेस का स्ट्रेंथ जस्टिफाई करने पे। कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो मेरा एसिड है वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, बेस कमजोर है या बेस स्ट्रॉन्ग है, कैसे जस्टिफाई करेंगे। अब देखिए मेरे पास मार करने के लिए कितना हाथ, 2 हाथ। अगर मेरा पीछे तरफ में भी 2 हाथ होता तो मेरा ताकत डबल हो जाता। तो क्या पता चल रहा है, जितना ज्यादा हाथ उतना ज्यादा ताकत, ठीक है। वैसे ही जिस एसिड के पास जितना ज्यादा H+ आयन से डिसोशिएट करने के लिए वो उतना ज्यादा एसिड है, जिसके पास जितना ज्यादा OH- आयन से डिसोशिएट करने के लिए वो उतना ज्यादा बेसिक। अब ध्यान से सुनना मेरा लैंग्वेज, हम क्या बोल रहे हैं, डिसोशिएट करने के लिए है मेरे पास 50 तो को नहीं देंगे बस तो हम स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। कोई बेस है जिसके पास 4 2H- है, दे एक को नहीं रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हुआ। वो जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कोई एसिड है H3PO4, 3 तो हाइड्रोजन है, दे एक तो रहा है तो स्ट्रॉन्ग होगा, वीक। जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पहला लॉजिक। दूसरा, जितना ज्यादा डिसोशिएट करेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मतलब H2SO4 कितना है, 2 तो हाइड्रोजन और दे एक ही तो रहा है, और HNO3 एक हाइड्रोजन और पूरा दे दे रहा, तो ये अपना 100% दिया, वो अपना 50% दिया ना, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। इसलिए जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है, तो इस तरीके से देख करके नहीं पकने का है, याद करने का है, ठीक है। क्योंकि दोनों पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे जज करने का, तब जाकर के जवाब देने का है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, ठीक है। ये लर्निंग पार्ट हो गया। चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ H+ आयंस और OH- आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द सब्सटेंस, ठीक है। ये पॉइंट लिख लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, strength of an acid or a base depends on the number of H+ ions or OH- ions, H+ ions or OH- ions produced by the substance, full stop।
फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आप कितना दे सकते हैं? डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड concentration of H3O plus ions produced by the acid in aqueous solution। पानी में डालने पे कितना निकलगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। Produced by the acid in aqueous solution। क्लियर है सबको? अब आते हैं मीटर के ऊपर। लड़की लोग हमेशा पूछती है तुम मेरे से कितना प्यार करते हो, तो लड़का एक मीटर रखा है अपने पास, बताता है देखो इतना प्यार करते हैं। बोलती है बस इतना प्यार करते हो, तो बताता है कि अरे नहीं ये तो हाथ इतना तक जा रहा है, प्यार हम इससे बहुत ज्यादा करते हैं, वो दीवार तक मान लो, बस इतना ही करते हो। नहीं रे पागल, साक्षी से बाल्टी तक करते हैं। तो ये क्या है? आप किसी चीज को नाप रहे हैं कि कहां से कहां। वैसे ही अगर कोई एसिड स्ट्रांग है या कोई एसिड वीक है तो आप टेस्ट करने बोला जाएगा तो कैसे टेस्ट कीजिएगा? उठा के पानी में डाल दीजिएगा? नहीं, ये तो गलत बात है। फिर तो मतलब कोई भी आपका चीज कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, सब डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा बताइए जिसको सटा करके पता चल जाए कि हाँ, वैसा कोई थर्मोमीटर आता है, इश्क का थर्मोमीटर, तो हम लोग भी सटा के नाप दे रहे थे कि हाँ प्यार सच्चा है कि नहीं है। हाँ, और फैक्टर इंडिकेटर सटाने से प्यार पता चल जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह का इंडिकेटर होता है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स जो है ना वो स्मेल बेस्ड होता है। ठीक है, उसको भी डालना ही पड़ता है, फाइनली उसको इमर्स कर देना पड़ता है। जैसे क्या एग्जांपल दूं? अनियन। ठीक है, अनियन का जो जूस होता है उसको डालने से एसिड का स्मेल अलग आएगा, बेस का स्मेल अलग आएगा, तो वो एक ऑल फैक्टर इंडिकेटर हो गया हमारे लिए। ठीक है, यहां जिस इंडिकेटर पे हम लोग बात कर रहे हैं, पहला इंडिकेटर हो गया लिटमस पेपर। ठीक है, और चेक हम लोग करने के लिए यूज करते हैं पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, वो तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन ही बताता है कि हाइड्रोजन कितना डिसोशिएट कर रहा या नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन पीएच का फुल फॉर्म क्या है? याद रखोगे, पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस, POTENZ, पोटेंस। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म है, और इसको खोजा था 1909 में सोरेनसन ने। 1909 में सोरेनसन। ठीक है, ये जो पीएच पेपर होता है, सॉरी पीएच पेपर बोल, लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर बनता कैसे है? तो लिचेन, लिचेन क्या होता है? LICHEN, एक तरह का एल्गी होता है। ठीक है, अब इंग्लिश है भाई, हम लोग का इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है, कोई इसको लाइकेन बोलता है और मन करता है इधर तरह की यही अभी तक पढ़ते हैं तो इसको लाइकेन कर रहा है, तो लिचेन लाइकेन जो है तुम लोग समझ लो भाई। ठीक है, इसको यूज करके इससे एक जूस एक्सट्रैक्ट होता है जिसको यूज किया जाता है रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा हाइड्रोजन आयन का, उसके बेसिस पे हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा। पीएच वैल्यू अबव 7 to 14, पीएच वैल्यू 7 से 14 है तो ये बेसिक हो गया, और अगर 0 से लेकर के 7 तक जाएगा तो ये एसिडिक होगा, और 7 रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। लिख लीजिए, एग्जाम में आने लायक और एक क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच को कौन अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट होता है वो चीज। ठीक है, लिखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा डाइल्यूशन। नंबर 1 पॉइंट इज डाइल्यूशन। हम उसमें पानी मिला दिए तो पीएच पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है डाइल्यूशन। दूसरा पॉइंट लिखिए डिसोसिएशन, DISSOCIATION, डिसोसिएशन। ठीक है, एंड एसोसिएशन। ठीक है, मान लो किसी एसिड को पानी में डालें। ठीक है, एसिड को जब पानी में डालें तो एसिड पानी के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, एसिड अपना अलग तैयार होगा। कोई फर्क पड़ेगा एसिड को? एसिड का पीएच रिमेंस द सेम, डिसोसिएशन। ठीक है, जोड़ डाले हैं लेकिन डिसोसिएटेड है, जुड़ा नहीं उसके साथ। ठीक है, तो उसका पीएच अनअफेक्टेड रहेगा। और मान लो कि कोई दो चीज आपस में मिला हुआ है, उसमें हम एक अलग चीज डाल दी और वो, जैसे एग्जांपल के लिए ZnOH है और यहाँ Cl है। ठीक है, हम ZnOH में Cl को डाल दिए, अब क्या हो गया? Zn अलग हो गया और ClOH हो गया। NaOH हो गया, Zn अलग हो गया, NaOH हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? पहले किसी और के साथ जुड़ा था, किसी और के साथ जुड़ गया, तो इसका पीएच क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ? ये इससे अलग हो गया, ये अलग था, ये उससे जुड़ गया, तो Na का पीएच पहले अलग रहेगा लेकिन जुड़ जाने के बाद अलग हो जाएगा। इसका पीएच पहले अलग रहेगा लेकिन अलग होने के बाद अलग हो जाएगा। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों केसेस में पीएच अफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए यही एग्जांपल लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जाम में आएगा, सब ऐसे करके भगवान मिल गए। ठीक है, on dilution of a concentrated acid, on dilution of a concentrated acid, why should acid be added to water? Why should acid be added to water and not water to acid? And not water to acid? एसिड को पानी में डाला जाता है, पानी में एसिड को हाँ हीट प्रोड्यूस करता है, वो तरह के एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप कढ़ाई है, गरम गरम तेल है, ठीक है, और आप जाके ऐसे करके पानी मार दीजिए, कैसे होता है? वो भी पानी मार देगा। वो भी पानी मार देगा। ठीक है, छस करके आवाज करता है ना। हाँ? तो ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से जो टेस्ट ट्यूब है वो टूट जाएगा, ये पॉसिबल है। या हो सकता है वो बंद करके बाहर गिर जाए। ठीक है, इस वजह से इट इज सजेस्टेड कि इस तरीके से नहीं किया जाए, और अगर हम दोनों को मिक्स भी कर रहे हैं तो हमेशा हल्का सा स्टर करते हैं तब जाकर के मिक्स करें। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर आते हैं इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स हम लोग पढ़ चुके थे, ऑल फैक्टर इंडिकेटर भी पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले एक क्वेश्चन है। फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6. How do you think the pH will change when it turns to a curd? pH value will depreciate, ठीक है, और वो चेंज होकर के क्या बन जाएगा? एसिडिक बन जाएगा। ठीक है, दूध से जब कर्ड में चेंज होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है लेकिन अपने में ही कुछ रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने की वजह से वो एसिडिक, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा पहले से, हाँ पहले से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सॉल्ट पे।
सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट बनाने के एक ही तरीका है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये जनरल फार्मूला हो गया। अब आते हैं सॉल्ट होता कितने तरीके का है। जो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर बना वो नॉर्मल सॉल्ट है, ध्यान से समझना। जो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर बना वो नॉर्मल सॉल्ट है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि कोई एसिड प्लस बेस मिला और जो सॉल्ट बनाया वो सॉल्ट इस तरीके का है, NaHCO3, हाँ, बेकिंग सोडा। ठीक है, इस तरीके का जब कंपाउंड बनेगा जहां उसमें H रहेगा प्रेजेंट, ठीक है, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्या है इसके पास? NaSO4 का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें ये H आ गया, ये सॉल्ट तो बन गया, लेकिन दिस सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, यही किसी तरह के कंपाउंड में अगर H का जगह OH आ जाएगा तो वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। एग्जांपल CuOH NO3, बेसिक इन नेचर, ये बेसिक सॉल्ट हो गया, ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। लिख लो, ऐसे ही दिखता है। सॉल्ट भी दो तरीके का होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अगर नॉर्मल सॉल्ट का बात करें जो सॉल्युबल है तो वो कैसे बनता है? तो मेटल प्लस नॉन मेटल भी सॉल्ट बनाएगा, याद रखना, मेटल प्लस नॉन मेटल ही सॉल्ट बनाएगा। ये हो गया डायरेक्ट रिएक्शन, अलग अलग तरीके से रिएक्शन मेथड है। तो लिखिए प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट, उसका पहला पार्ट मेटल प्लस नॉन मेटल इक्वल्स टू सॉल्ट, ये हो गया डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला मेथड है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मेटल प्लस नॉन मेटल इक्वल्स टू सॉल्ट, Na प्लस Cl NaCl हो गया, Na प्लस Cl NaCl हो गया। बाद में बैलेंस करते रहेंगे इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन Na प्लस Cl NaCl। डन। फिर सेकंड मेथड लिखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, metal plus acid gives salt plus hydrogen, metal plus acid gives salt plus hydrogen। metal plus acid gives salt plus hydrogen। एग्जांपल लिख लो, Zn plus H2SO4, एग्जांपल लिख लो इसका, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, ZnSO4 सॉल्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मेटल कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो कैसा होगा? जैसे हम लोग एसिड का पढ़े, बेस का पढ़े, वैसे सॉल्ट का पढ़ेंगे। लिखिए रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। स्ट्रक्चर लिखिए पहले, सॉल्ट प्लस एसिड, salt plus acid gives carbonate plus acid, salt plus acid नहीं, carbonate plus acid gives salt plus water plus CO2, बगल में upward arrow, CO2 is liberated। ये स्ट्रक्चर हो गया, कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 is liberated। हो गया, डन। एग्जांपल लिख लीजिए इसका एक, CaCO3 प्लस 2HCl प्लस 2HCl एरो, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस CO2, ये रफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ।
ठीक है। फिर सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन है, वो जानने की जरूरत नहीं है उतना डीप में, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबको पता है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। एल्कली के साथ रिएक्शन होगा, अगेन एल्कली भी क्या है, बेस है, तो मेटल एसिडिक इन नेचर, बेस के साथ रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉल्ट में अगेन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का भी मेथड है, इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन का भी मेथड्स अवेलेबल है। आते हैं एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस, लिखिए, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। What happens when sodium hydroxide reacts with sulfuric acid? अब दो तरह से इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। पहला, अगर बच्चा साहिल जैसा है, ठीक है, जिसका ये क्वेश्चन देखते साथ हवा निकल गया, अगर केमिस्ट्री का पेपर में ये क्वेश्चन को पहले देख के उसके बाद एग्जाम देना तो हक देगा पॉइंट, क्योंकि दो जगह उसका दिल बैठा, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह का जितना भी रिएक्शन देगा आपको, दो तरीका है, या तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, या पूरा रिएक्शन याद कर लीजिए और या फिर बनाना सीखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4, और हम क्या रूल बताए थे, पिछवाड़ा बदल देना है, ठीक है, SO4 इसका OH, Na क्या चल जाएगा, SO4, Na H2 और OH मिलकर के क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, H3O बन रहा, ठीक है, हाँ, NaHSO4 बनाएगा, रुको बताएंगे अभी, आएंगे उस कॉन्सेप्ट पे। क्या बन रहा, यहाँ H2 और OH, देखो यहाँ ये H2 और ये OH, ये HOH रहता तब जा करके ये पानी बनता ना, ठीक है, ये H2O बनता। जब भी किसी रिएक्शन में इस तरह का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और इस तरह से छूट जाएगा, का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन कहां घुसाना है, यहां घुसाना है। अब ठीक है सम्मान, लॉजिक समझ में आया रिएक्शन का, कि जब इस तरह से नहीं बनेगा तब जाकर के समझना है कि एक H कहां जाएगा, बीच में, क्या आउटपुट निकलेगा, NaHSO4 प्लस, समझ में आ गया। दस मिनट और हल्का सा बाकी है, चैप्टर खत्म है आज, ठीक है। अब है लैबोरेटरी प्रिपरेशन, कुछ कॉमन सॉल्ट का। लैब में प्रिपेयर करने बोलेगा कि प्रिपेयर आयरन क्लोराइड, तो वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हम पूरा रिएक्शन में लिखाएंगे। रिएक्शन तुम लोग भी पढ़ के समझ जाएगा, जिसमें बोलेगा कि एक कंटेनर में लीजिए, उसमें पहले ये डालिए, फिर ऐसे करके पाइप लगाइए, वो तुम लोग कर लेगा। मेरा मेन मोटिव है ये बताने का कि आखिर उस रिएक्शन में से क्वेश्चन क्या पूछेगा या उसका स्केलेटन क्या होगा। पहला लिखिए, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ आयरन, ब्रैकेट में लिखिएगा 3 रोमन नंबर में, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ आयरन, ब्रैकेट में रोमन नंबर में 3 लिखिए, क्लोराइड, फिर ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखिए उसका FeCl3, FeCl3, ठीक है। इसका रिएक्शन लिखिए 2Fe प्लस 3Cl2 प्लस 3Cl2 एरो 2FeCl3, 2FeCl3, ठीक है। ये रिएक्शन है जहां फेरस इन अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइंस विद क्लोरीन टू गिव FeCl3। इसका रिएक्शन कैसे चलता है, कंबशन ट्यूब ले लेंगे, उसमें एक आयरन का पतला वायर डाल देंगे और हम ड्राई क्लोरीन गैस को उसके थ्रू पास करेंगे। धीरे धीरे करके हम उसको अंदर में हीट करेंगे और कुछ देर के बाद जब क्लोरीन गैस उससे पार हो जाएगा तो वहां अंदर में देखेंगे कि ब्लैक कलर, सॉरी ब्राउन कलर का मतलब लेयर चिपका हुआ है पूरा ग्लास में, ठीक है। यही फेरस 3 क्लोराइड है, इसको बाद में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है।
तो इस तरह का जो प्रिपरेशन मेथड है ये यहाँ पर दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, उसको पढ़ लोगे कि आखिर कैसे करते हैं, उसको किससे पास करते हैं। रिएक्शन अगर समझना है तो लिखेंगे इन अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सीधे मिल गया जुड़ गया, उसको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इन अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन फेरस कंबाइंस विद क्लोराइड टू गिव फेरस क्लोराइड, सॉल्ट बन गया। ये जानना जरूरी नहीं है, इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है ये जानना कि कैल्शियम क्लोराइड इज अ ड्राइंग एजेंट। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैल्शियम क्लोराइड इज अ ड्राइंग एजेंट, सुखाने के काम आता है। लिखिए, लिख कैल्शियम क्लोराइड इज अ ड्राइंग एजेंट। ये सब बहुत छोटा छोटा चीज है, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन में दे देगा। ब्लू वाइट्रॉल क्या होता है? व्हाइट वाइट्रॉल, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछ देगा, हंस करके रह जाइएगा, छटपटा जाइएगा कि ये क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद लिखिए कॉपर 2 सल्फेट, सेकंड सॉल्ट है हमारा, कॉपर 2 सल्फेट, ब्रैकेट में लिखिएगा CuSO4, also known as blue vitriol, ठीक है। ब्लू वाइट्रॉल का फॉर्मूला लिखिए, ब्लू वाइट्रॉल का फॉर्मूला लिखिए CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, ब्लू वाइट्रॉल का फॉर्मूला। हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, 2H2O जिप्सम, ठीक है। तो यहां डॉट 5H2O इज ब्लू वाइट्रॉल। इसके लिए क्या करते हैं, कॉपर 2 सल्फेट को लेकर के हम उसको मिला देते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ और बर्नर नीचे जलाते हैं, ऊपर में वायर गॉज रखते हैं। वायर गॉज क्या होता है? जाली, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है वायर गॉज, हम लोग तो जाली समझ में आता है। जाली पे रखेंगे और गर्म करेंगे धीरे धीरे धीरे, ठीक है। गर्म करेंगे तो मेरे को जो आउटपुट मिलता है दैट इज CuSO4.5H2O। ये 5 क्या है? नंबर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये 5 जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कोई भी चीज अगर हमको क्रिस्टल फॉर्म में दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सॉलिड हो गया उसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं, उसके अंदर पानी है, हो सकता है कम हो, वही पानी का मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट है उसको डिनोट करते हैं। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं तो डॉट हाफ H2O है, मतलब इमेजिन कीजिए कितना कम है। और यही जब हम CuSO4 के साथ डॉट 5H2O लगा रहे हैं मतलब पानी का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। चलिए लिख लिए ब्लू वाइट्रॉल का फॉर्मूला, फिर लिखिए जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4, इससे बनता है व्हाइट वाइट्रॉल। इसका फॉर्मूला है ZnSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O। ये कैसे बनेगा? हल्का सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए बीकर में और एक वायर गेज के ऊपर रख करके उसको गर्म कीजिए। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा जिंक का पीसेस डालिए, धीरे धीरे हिलाते रहिए और आपको थोड़ी देर बाद क्या दिखेगा? एफरवेसेंस, बुलबुला निकलते हुए दिखेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर जाएगा। जो भी सोल्यूशन आपका बचेगा उसको आप रख लीजिए अपने पास, इवेपोरेट कीजिए। इवेपोरेट करने के बाद जो बचेगा वो आपका जिंक सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा सा याद करने का चीज है तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आयरन 2 सल्फेट लिखिए, ब्रैकेट में फॉर्मूला है FeSO4, आयरन 2 सल्फेट, ब्रैकेट में फॉर्मूला है FeSO4। अमन FeSO4, इससे बनता है ग्रीन वाइट्रॉल जिसका फॉर्मूला है FeSO4.7H2, ग्रीन वाइट्रॉल दैट इज FeSO4.7H2। ठीक है।
जिंक सल्फेट का क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है? दैट इज पेल ग्रीन। लिखिए, जिंक सल्फेट क्रिस्टल्स आर पेल ग्रीन इन कलर। क्वेश्चन में दे देगा एन एलिमेंट X हैज पेल ग्रीन इन कलर, व्हाट हैपेंस व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर। इस तरीके से देता है क्वेश्चन, देता है ना। कलर याद है क्या दिया था? देखा ऐसे कैसे देखा? शायद स्कूल में बोतल दिमाग ठीक है, लिखिए पेल ग्रीन क्रिस्टल्स किसका है? ग्रीन वाइट रॉल। चलिए फिर लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 डैश इनसॉल्युबल सॉल्ट। याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल नहीं है। CaCO3 इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, बनता कैसे है? रिएक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन लिख दे रहे हैं, बनता कैसे है तो उसका रिएक्शन लिख दे रहे हैं, रिएक्शन कॉपी कर लीजिएगा। CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। लिख लीजिए, ये प्रिपरेशन मेथड है। सबका फॉर्मूला भी याद रहेगा तो आप उसका प्रिपरेशन मेथड खुद से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सॉल्ट है लेड क्लोराइड यानी PbCl2। नेक्स्ट सॉल्ट इज PbCl2। PbCl2 कैसा दिखता है? व्हाइट कलर का। ठीक है, लिख लीजिए व्हाइट इन कलर। बनता कैसे है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म लिखिए। PbCl2 कैसे बनता है उसका रिएक्शन मैकेनिज्म लिखिए। PbNO3 whole twice plus 2HCl gives PbCl2 plus 2HNO3। ये फॉर्मेशन का मेथड है, लिख लीजिए। ठीक है, PbCl2 is insoluble, लिख लीजिएगा इसको। सफेद कलर का प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। कलर क्या है? व्हाइट कलर। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन लिख रहे हैं Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स 2NaHCO3। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, लिखिए। नेक्स्ट लिखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4। नेक्स्ट इज सोडियम सल्फेट Na2SO4। अगेन इसका भी कलर व्हाइट है। हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, लिख लीजिए। पहला है Na2SO4.10H2O। Na2SO4.10H2O। This is called as Glauber's salt. GLAUBERS Glauber's salt।
ठीक है, इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। फिर लिखिए CuSO4.5H2O। अच्छा ये तो लिखा दिया ना ब्लू व्हाइट वाला, ठीक है ये मत लिखिए। फिर लिखिए CaSO4.5H2O, CaSO4.5H2O, this is plaster of Paris, CaSO4.5H2O। नेक्स्ट लिखिए CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, जिप्सम। ठीक है, फिर लिखिए एक टर्म है दैट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज में पानी मिला देना, नमक में पानी मिला दिए, ठीक है, किसी चीज में पानी मिला देना हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। नहीं तो क्या होता है हाइड्रोलाइसिस? स्कूल में ना टीचर पढ़ाती है कि बेटा हाइड्रोलाइसिस मींस एडिंग ऑफ वाटर, ठीक है, लेकिन ये आधा ज्ञान है। हाइड्रोलाइसिस डज नॉट मीन एडिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस मींस ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिकॉज ऑफ एडिंग ऑफ वाटर। NaCl में पानी डाल दिए, ठीक है, तो नमक पानी बन गया। ये तो अंधा भी बता देगा, तो फिर आप केमिस्ट्री टीचर होकर के क्या फायदा? NaCl जब पानी में डालें तो Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हुआ, दिस इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। H प्लस और OH माइनस आयंस अलग अलग डिसोशिएट हुआ, दिस डिसोसिएशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, लिख लोगे, use of water to break down bonds is called as hydrolysis, use of water to break down bonds is called as hydrolysis। लास्ट टॉपिक आज का प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का प्रॉपर्टी लिखिए, लास्ट टॉपिक है आज का प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट डैश नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल ज्वलनशील नहीं है, माचिस मारते रह जाओगे आग नहीं लगेगा, नॉन वोलेटाइल, VOLATILE, नॉन क्या है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल हो गया। नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, NaCl, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, इसलिए NaCl इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हैज ग्रेट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, हैज ग्रेट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी सोख लेता है। दैट्स ऑल।